हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आज की जो हमारी क्लास है वो आप सभी को पता है कि आर एस 2024 यानी आपका आर एस मेंस 2024 है, उसकी रहने वाली है। और उसमें भी आपके जो हिंदी की, ठीक है, और हिंदी में आपके पार्ट ए में आपका जो व्याकरण है वो करवाया जाएगा। और पार्ट बी में जो आपको कल आंसर राइटिंग के लिए जो क्वेश्चन दिया गया था उसका सॉल्यूशन करवाया जाएगा। आपके एक दो कमेंट आए थे इंग्लिश के कंटेंट को लेकर, तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे हमने हिंदी की क्लासेस तो यहाँ पर ले ही रही हैं, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश में जो आपका पार्ट ए है ग्रामर एंड यूजेस का, उसमें जो आपका 20 मार्क्स का आएगा। और ये 20 मार्क्स की अगर हम बात करें तो इसमें मैंने आपको काफी सारी प्रैक्टिस है वो करवा रखी है। इसमें जो करेक्शन वाले सेंटेंस आएंगे यानी 10 सेंटेंस आपको दिए जाएंगे जिसमें एरर रिलेटेड होंगे। ये तो ये मैंने आपको काफी अच्छे से और काफी आपके क्विज है मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा रखी है, लर्न विद प्रीत चौधरी। इसी क्लास के नीचे भी उसका क्या है, लिंक दिया गया है। फिर हम बात करें पार्ट बी की। पार्ट बी में बात करें तो आपका एक एंसिन पैसेज आएगा जिसके मैंने 1 से 2 क्वेश्चन है आपको करवाए, टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाए हैं। उसके बाद अगर मैं आप बात करूं आपके ट्रांसलेशन की बात करूं तो उसके भी काफी सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। उसके बाद अगर बात आती है आपके शॉर्ट पैसेज की, एक जो शॉर्ट पैसेज है वो दिया जाता है जिससे हम हिंदी में संक्षिप्तीकरण करते हैं उसी प्रकार, तो उसके भी मैंने आपको 2 से 3 क्वेश्चन है वो करवाए हैं। अब बढ़ते हैं हम पार्ट सी पर। पार्ट सी की बात करें तो पार्ट सी है आपका कितने, 30 नंबर का है। और पार्ट बी भी कितने नंबर का है, आपका 30 नंबर का है। और जो पार्ट ए है वो आपके कितने हैं, 20 नंबर का है। ठीक है। पार्ट सी की बात करें तो इसमें मैंने आपको काफी सारा कंटेंट है वो टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया है। अगर मैं आपको पैराग्राफ राइटिंग की बात करूं तो आपको पैराग्राफ है वो कम से कम मैंने 10 से 12 आपको प्रोवाइड करवाए हैं, कम से कम 10 से 12 प्रोवाइड करवाए हैं। उसी के बाद अगर हम इसके बाद बात करें एलिब्रेशन की, तो जो आपकी एलिब्रेशन है वो भी मैंने आपको 4 से 5 है वहां पे प्रोवाइड करवाई है। तो आपके पार्ट सी का काफी सारा कंटेंट मैं वहां पे आपको प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। बात करें लेटर राइटिंग की, तो लेटर के मैंने सिर्फ 2 आपको, ये मैं खुद ही बोल रही हूँ कि सिर्फ 2 आपको क्वेश्चन वहां पे मैंने प्रोवाइड करवाए हैं। तो अगर मैं आपके टोटल इंग्लिश कंटेंट की बात करूँ तो काफी सारा कंटेंट है मैं वहां प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। और अभी भी मैं आगे आपके जितने भी दिन बचे हैं, जैसे आज कितने तारीख मान के चले, तो आगे के आपके जो भी 10-15 दिन बचे हैं तो उसमें मैं आपको काफी सारा कंटेंट है और प्रोवाइड करवा दूंगी। आपकी ज्यादा डिमांड है कि आपको जो पैराग्राफ राइटिंग है यानी आपको जो 3 पैराग्राफ दिए जाते हैं उसमें से एक करना होता है, तो उसकी ज्यादा आपको प्रैक्टिस चाहिए। तो उसके मैं ज्यादा है वो प्रोवाइड करवाऊंगी आपको। ठीक है। उसके साथ साथ ही एलिब्रेशन की भी मैं आपको 1-2 और एक्सरसाइज है वो वहां पे मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। तो ये सारा कंटेंट है आपको कहाँ पे प्रोवाइड करवाया जा चुका है, टेलीग्राम चैनल पर, तो आप उसे जरूर ज्वाइन कर लेना और इसका रिवीजन कर सकते हो। अब हम आते हैं हमारे टेस्ट पर। तो टेस्ट में हमारा जो पार्ट ए है स्टार्ट करते हैं। और पार्ट ए का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो किसका है, आपका संधि का है। इसमें हमें क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। तो हम 10 क्वेश्चन है वो 10 क्वेश्चन में 10 संधि है उनके संधि विच्छेद करेंगे। आपको जो सिलेबस में दिया गया, आपको संधि दी गई जिसमें आपको संधि और संधि विच्छेद दोनों के आपके क्वेश्चन है एग्जाम में आएगा। चलिए अब हम टेस्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो दिया गया है सांगोपांग। क्या दिया गया है, सांगोपांग। इसकी बात करें तो इसका जो संधि विच्छेद है वो क्या होएगा, वो होएगा आपका सांग प्लस उपांग। क्या होएगा, सांग प्लस उपांग। सांग प्लस उपांग। अगला है अन्योदर। अन्योदर की बात करें तो इसमें आपका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा अन्य प्लस उदर। संधि विच्छेद क्या होगा, अन्य प्लस उदर। आपको अच्छे से इसको देखना है कि किस प्रकार इसकी संधि हो रही है। और एक चीज और, आपको जो शब्द दिया गया है उसको भी ध्यान से देखना है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन है आपके किस में आ जाता है, उपसर्ग में भी आ जाता है। और उपसर्ग के अलावा ये आपके शब्द शुद्धि वाले में भी आता है, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। अगला है आपका शब्द दिया गया है समासोक्ति। क्या दिया गया है, समासोक्ति। समासोक्ति की बात करें तो इसकी संधि विच्छेद होगी समास प्लस उक्ति। समास प्लस उक्ति, समासोक्ति। अगला है यगोपवित।
यज्ञोपवीत की बात करें तो आपके यज्ञोपवीत में संधि होगी यज्ञ प्लस उपवीत। क्या होगी? यज्ञ प्लस उपवीत। यज्ञ प्लस उपवीत। अगला आता है धीरोदात्त। क्या आता है? धीरोदात्त। इसकी बात करें तो इसका जो आपका संधि होगा, संधि विच्छेद होगा धीर प्लस उदात्त। धीर प्लस उदात्त, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए ये। क्या है? इंपॉर्टेंट है। आपको अच्छे से देखना है कि किस प्रकार लिखा जाता है धीरोदात्त और धीर प्लस उदात्त। इसमें ध में कौन से है? बड़ी की मात्रा है। अगला जो हमें एग्जाम्पल दिया गया है वो दिया गया है परोपकार। अगला कौन सा दिया गया है? परोपकार। परोपकार में अगर हम बात करें तो आपका क्या होगा? पर उपसर्ग दिया गया है तो पर प्लस उपकार। पर प्लस उपकार। ये जो आज के संधि वाले शब्द है सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगला आता है ईसोपनिषद। ईसोपनिषद की बात करें तो ईस प्लस उपनिषद। ईस प्लस उपनिषद। ईसोपनिषद। ईस प्लस उपनिषद। अगला आपको देखें तो उन उन तोदर। उन तोदर। उन तोदर की बात करें तो इसमें आपका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा उन्नत प्लस उदर। उन्नत प्लस उदर। अगला आपको दिया गया नवोन्मेष। नवोन्मेष की बात करें तो नव प्लस उन्मेष। आज की जो आपके संधि के शब्द है सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है आत्मोत्सर्ग। आत्मोत्सर्ग की बात करें तो आत्म प्लस उत्सर्ग। प्लस उत्सर्ग। एक बार फिर मैं आपको इसका रिवीजन कर देती हूँ क्योंकि आज वाले सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और आप सभी ने देख भी लिए। सांगोपांग का होगा सांग प्लस उपांग। अन्योदर का होगा अन्य प्लस उदर। समासोक्ति का होगा समास प्लस उक्ति। यज्ञोपवीत की बात करें तो यज्ञ प्लस उपवीत। यज्ञ प्लस उपवीत। अगला अगर हम देखें तो अगला है धीरोदात्त। धीर प्लस उदात्त। परोपकार में पर उपसर्ग पर प्लस उपकार। ईसोपनिषद में ईस प्लस उपनिषद। अगला है उन्दोतर। उन्नत प्लस उदर। नवोन्मेष नव प्लस उन्मेष। आत्मोत्सर्ग आत्म प्लस उत्सर्ग। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला हमें दिया गया वाक्य अशुद्धि का क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमें अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है और हमें उसका शुद्ध वाक्य लिखना है। क्या दिया गया है? अपने मतभेद का अपने मतभेद का हेतु बताएं। अब मतभेद का हेतु नहीं होता, मतभेद का कारण होता है। बोल देते हैं ना कि उसमें मतभेद हुआ है तो किस कारण से हुआ है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे अपने मतभेद का कारण बताएं। हेतु की जगह क्या होगा? कारण। आप पूरा का पूरा एज इट इज लिख दोगे अपने मतभेद का कारण बताइए। अपने मतभेद का कारण बताइए, हेतु नहीं आएगा। अगला दिया गया है वह प्रातःकाल के समय घूमने जाता है। वह प्रातःकाल के समय घूमने जाता है। तो अगर प्रातःकाल आ गया तो समय नहीं आएगा। तो अपन क्या लिखेंगे कि वह प्रातःकाल घूमने जाता है, तो के समय को हटा देंगे, ये नहीं आएगा, अनावश्यक ये दिया हुआ है। तो अपन लिखेंगे वह प्रातःकाल घूमने जाता है। घूमने जाता है। जाता है। आगे बढ़े। अगला अपना क्वेश्चन है वो है शुद्ध शब्द का, यानी यहाँ पर हमने वाक्य शुद्धि कर ली, अब हम करेंगे शब्द शुद्धि। शब्द शुद्धि में आपको 4 शब्द दिए जाएंगे। एग्जाम में भी 4 ही होंगे आपके, जो कि आधा आधा नंबर के होंगे और आपके 2 नंबर का होगा। आपके वाक्य शुद्धि शब्द शुद्धि दोनों सिलेबस में दिए गए हैं, तो आपके दोनों को दोनों एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। पहला अपन को दिया गया है उज्जवल। उज्जवल की बात करें तो हम सभी को पता है कि उज्जवल में हमेशा दोनों जय है वो आधे आते हैं, तो सही क्या लिखा जाएगा? सही लिखा जाएगा उज्जवल। उज्जवल। एक चीज ध्यान रखना, अपन कई बार लिखते हैं ना, तो जैसे जय मैंने लिखा है तो कई बार अपन जय ऐसे भी लिख देते हैं उज्जवल। इसमें ये चीज है वो एक दूसरे के सटाके नहीं लिखते, तो इस बार कई बार एग्जामिनर का माइंड अगर हिला हुआ हो तो वो इसको भी गलत मान लेता है। लेकिन ये इतना नहीं होता, लेकिन अपन को थोड़ा सा ध्यान से लिखना है। अगर हमें क्यों? क्योंकि हमें एक क्या किसकी बात कर रही है? अपनी लैंग्वेज की बात करें तो जो भी लिखे हमें अच्छे से लिखना होता है। राजभाषा।
राजभाषा की बात करें तो राजभाषा में स है वो इसने गलत लिखा है। सही अपन कैसे लिखेंगे? सही लिखेंगे राजभाषा। ये हमारा सही शुद्ध शब्द होगा। अगला है भविष्य दृष्टा। भविष्य दृष्टा में क्या गलती दी हुई है? भविष्य तो इसने सही लिखा है। भविष्य दृष्टा में ये जो द है ये इसने लिखा है इस प्रकार, और ये द है वो ये नीचे द वाला आएगा, यानी द है वो पूरा आएगा, री नहीं आएगा, र आएगा। ठीक है, भविष्य दृष्टा इस प्रकार लिखा जाएगा। जो र है वो पूरा आएगा, और इसमें क्या है? इसमें ये री दी हुई है द के साथ, री नहीं आएगी, र आएगा। अगला है लक्ष्मण। लक्ष्मण नहीं लक्ष्मण होता है, तो ल हो जाएगा आपका, अक्ष्य आएगा, लक्ष्मण इस प्रकार लिखा जाएगा। तो चारों के चारों अशुद्धि हमने हटा के बिल्कुल सही और शुद्ध शब्द लिख दिए। अब अगला आता है हमारा मुहावरे का क्वेश्चन। आपके एग्जाम में मुहावरा और लोकोक्ति, मुहावरा और लोकोक्ति दोनों दिए हुए होते हैं, तो दोनों के क्वेश्चन आएंगे, और दोनों का ही आपको बोला हुआ है कि वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि इन मुहावरों का वाक्यों में सार्थक प्रयोग लिखिए। सबसे पहला में क्या दिया है? तिनके की ओट में पहाड़। तिनके की ओट में पहाड़, इसका अर्थ क्या हुआ? सबसे पहले हम लिखेंगे अर्थ, और अर्थ लिखने के बाद वाक्य में प्रयोग करेंगे। वाक्य में प्रयोग मैंने आपको लिखकर ही दिया है, इसका हम अर्थ समझ लेते हैं। तिनके के ओठ में पहाड़, अब ये तो हमें भी पता है कि तिनका बिल्कुल छोटा सा होता है, पहाड़ इतना बड़ा होता है, तो तिनके के पीछे क्या पहाड़ छिपेगा? लेकिन इसका अर्थ होता है कि कोई छोटी चीज है उसके पीछे बड़ा रहस्य छिपा होना। तो अपन क्या लिखेंगे? छोटी चीज, छोटी चीज के पीछे, छोटी चीज के पीछे बड़े रहस्य का छिपा होना, बड़े रहस्य का छिपा होना, छिपा होना किसका अर्थ हुआ? तिनके की ओट में पहाड़। दुर्घटना करके, दुर्घटना करके भाग जाने वाले, ये क्या है? भय है, ये क्या है? भाग। भाग जाने वाले ट्रक का नंबर याद नहीं आ रहा, इसलिए लाखों का मुआवजा अटका पड़ा है। इसलिए लाखों का मुआवजा है वो अटका पड़ा है, यानी एक छोटी सी चीज के लिए, छोटी सी चीज के लिए है वो बड़ा रहस्य रह गया। यानी दुर्घटना करके भाग जाने वाला ट्रक है उसका नंबर याद नहीं आ रहा, इसलिए लाखों का मुआवजा अटका पड़ा है। अगला, दलाल का दिवाला क्या मस्जिद में ताला क्या? हाँ, दलाल का दिवाला क्या मस्जिद में ताला क्या, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि जिसके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, तो उसे आने से क्या डर होगा? तो दलाल का दिवाला क्या, अगर दलाल का दिवाला क्या और मस्जिद में ताला क्या, यानी अगर किसी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है तो उसे किसी चीज का डर नहीं होगा, यानी उसे हानि का डर नहीं होगा। तो अपन अर्थ लिखेंगे। अर्थ, अर्थ क्या है? जिसके पास, जिसके पास खोने को कुछ नहीं, खोने को कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, उसे हानि से क्या डर, उसे हानि से क्या डर, यानी उसके पास फिर हानि होगी किस चीज की? तो हानि का क्या डर? रामू के पास इस खाली मकान के अलावा और है क्या जो दरवाजे पर ताला लगाए, यानी उसके पास कुछ खोने के लिए है ही नहीं, कोई चीज है ही नहीं, तो उसको किस चीज का डर होगा? यानी उसको तो कोई चोरी का भी डर नहीं है, तो मकान के फिर वो दरवाजे के ताला लगाकर करेगा क्या? आगे बढ़ते हैं। अगला हमें दिया गया है निम्नलिखित लोकाक्तियों का भावार्थ लिखिए। हमें सिर्फ अर्थ लिखना है, इसमें हम वाक्य का प्रयोग नहीं कर रहे, लेकिन आपके एग्जाम में आएगा, इसमें जो वाक्य में प्रयोग करना भी होगा तो आपको वो भी करना होगा। सबसे पहले जो देखें, इसमें हमें दिया गई है पहली लोकोक्ति, वो क्या दी गई है? वो दी गई है, कुजड़ा अपने बेरों को खट्टा नहीं बताता। कुंजड़ा अपने बेरों को खट्टा नहीं बताता, यानी कोई अपने माल को खराब नहीं बताता। अर्थ क्या हो जाएगा? कोई अपने माल को, माल को यानी अपनी वस्तु को, कोई भी अपने माल को खराब नहीं बताता, खराब नहीं कहता या बताता, कहता,
कहता ही लिख देते अपन, बताता भी आप लिख सकते हो। तो कुंजड़ा अपने बेरों को खट्टा नहीं बताता, यानी कोई भी अपनी कोई सामान है उसे खराब है वो नहीं बताता, उसके लिए वो अच्छा होता है। एक मुंह है दो बात, एक मुंह है दो बात यानी अपनी ही बात से पलट जाना। इसका अर्थ क्या होता है? अपनी ही बात से पलट जाना, पलट जाना। तभी तो हुआ एक मुंह है दो बातें, यानी उसकी कही हुई बात भी का कुछ वो मोल नहीं है, क्योंकि वो अपनी बात से पलट जाता है। तो अपनी ही बात से पलट जाना यानी एक मुंह है दो बात। यहाँ पे हमने पार्ट ए कंप्लीट किया। पार्ट ए के अंदर है हमने व्याकरण के काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए। अब हम चलते हैं पार्ट बी पर। और पार्ट बी में मैंने आपको कल आंसर राइटिंग के लिए क्या दिया था? एक ऑफिस ऑर्डर तैयार करना था। और किस चीज का तैयार करना था? शांति एवं अहिंसा विभाग में जो राजस्थान सरकार द्वारा महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती थी, उस प्रक्रिया को निरस्त करने हेतु कार्यालय आदेश से जारी करना था, यानी ऑफिस ऑर्डर। तो अगर हम बात करें राजस्थान सरकार, सबसे पहले राजस्थान सरकार, इसका प्रारूप भी मैंने कल आपको बता दिया था कि किस प्रकार है, आप उसे तैयार करोगे। सबसे पहले राजस्थान सरकार, विभाग कौन सा है? शांति एवं अहिंसा विभाग। इस साइड आप पत्र क्रमांक लिखोगे, इस साइड आप दिनांक लिखोगे, बीच में कार्यालय आदेश यानी ऑफिस ऑर्डर। ठीक है। तो जो ये कार्यालय आदेश होता है वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे ये भर्ती है वो निरस्त करने का होता है। किसी को कौन से दूसरे डिपार्टमेंट में अपने सब डिविजनल में अगर कहीं पर अपन क्या कर रही हैं, उसको डिप्लॉयड कर रही हैं, तो भी अपन लिख सकते हैं। कोई कार्यालय आदेश ऑफिस ऑर्डर है वो जारी कर सकते हैं। या फिर किसी एक व्यक्ति को दो काम है अपन सौंप रहे हैं कि उसको आज से ये दोनों काम करनी है, तो भी ऑफिस ऑर्डर तैयार किया जाता है। या किसी को कहीं ट्रेनिंग पे भेज रहे हैं तो अपन अपने ऑफिस से ऑफिस ऑर्डर तैयार करके भेजेंगे कि हाँ इस टाइम है, इनको यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है। तो ऑफिस ऑर्डर है वो सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। जैसे इन्होंने भर्ती है वो प्रक्रिया है उसको निरस्त करने का दिया है, तो अपन लिखेंगे बजट घोषणा वर्ष 2023-24 के बिंदु संख्या 133 के क्रम में इस विभाग द्वारा जारी महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। एवं इसी क्रम में जारी जो विज्ञप्ति संख्या थी एक, कितने को थी? ये 13 अगस्त 2023 को प्रत्याहरित किया जाता है, यानी जो विज्ञप्ति संख्या थी उसको भी निरस्त किया जाता है। यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है। यहाँ पे उनके साइन आ जाएंगे, किसके? शासन सचिव के। यहाँ पे उनका नाम आ जाएगा और शासन सचिव उनकी मोहर लग जाएगी। आगे बढ़े तो मैंने आपको बताया था कि प्रतिलिपि किस किस को देनी होगी। तो अगर ये क्या है, ऑफिस ऑर्डर है, तो प्रमुख शासन सचिव जो मुख्यमंत्री महोदय होंगे उनको दी जाएगी। विशिष्ट उप सचिव मुख्य सचिव राजस्थान सरकार को दी जाएगी। ठीक है। उसके अलावा जिला कलेक्टर होंगे सारे के सारे समस्त राजस्थान के, उनको दी जाएगी। जो अतिरिक्त महाधिवक्ता एडवोकेट है उनको दी जाएगी। संयुक्त शासन सचिव को, वित्त विभाग के निदेशक शांति एवं अहिंसा निदेशालय को और अपने ऑफिस में रक्षित पत्रावली रखी जाएगी। जब भी अपन किसी को प्रतिलिपि देते हैं तो आप क्या करोगे कि यहाँ पर है दोबारा यही सील जो आपकी मोहर होती है वो दोबारा लगती है। और उस मोहर में क्या होता है कि सबसे पहले साइन होते हैं, उसके बाद नाम होता है, उसके नीचे है वो मतलब उनके पद का नाम है, वो डेजिग्नेशन का नाम है वो होता है। एक चीज याद रखना कि अब जो मैंने आपको एक दिन कल जो आपको निबंध करवाया था उसमें मैंने ये भी बताई थी कि आजकल राजस्थान में क्या चल रहा है कि ई फाइलिंग चल रही है। कोई भी काम होता है कंट्रोलिंग ऑफिसर होता है उसके साइन है ई फाइलिंग से होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उनके साइन होते हैं। तो उसमें अब क्या कर दिया गया है, जैसे आप जिस विभाग में जाओगे आपको भी पता चल जाएगा, जो ये ऊपर वाला साइन होता है ये तो रहता ही रहता है, ये चीज रहती है। और इसमें ये जो नीचे वाला साइन होता है, जो प्रतिलिपि देने के बाद जो नीचे वाला होता है, इसकी जगह पर है वो इलेक्ट्रॉनिक साइन यानी ई फाइलिंग हो जाती है, उसके थ्रू यहाँ पे साइन है वो हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम में ये दोनों करनी है, जब भी प्रतिलिपि देते हैं तो आपको दोनों जगह ध्यान रखना है, ऊपर जो साइन होंगे एज इट इज नीचे भी होंगे। तो ये आपका था कार्यालय पत्र यानी ऑफिस ऑर्डर, इस प्रकार आपको तैयार करना था। मैं आई होप कि आपने अच्छे से इसकी वो प्रैक्टिस है वो करी होगी और अब आप इसका मिलान कर लेना। अब बढ़ते हैं अगले हमारे टेस्ट के क्वेश्चन पर, जो आपको इसकी आंसर राइटिंग आपको करनी है। क्या दिया गया है? निम्नलिखित कथन का भाव विस्तार कीजिए। शब्द सीमा आपको लगभग 100 रखनी है। कथन क्या दिया गया है? जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। इसका
अगर मैं थोड़ा-सा बताऊँ कि ये होता है कि सबसे पहले जब हमें ये नहीं पता होता है कि हमें कुछ लाइन समझ में नहीं आती है, तो हमें उस चीज़ को किस प्रकार देखना होता है कि हमें उसके एक-एक शब्द है वो देखने होते हैं। जहाँ न पहुँचे रवि, तो रवि यहाँ पे किसी का नाम नहीं है, रवि का मतलब होता है सूर्य। रवि का क्या मतलब हो गया? सूर्य, कि जहाँ पर सूर्य नहीं पहुँच पा रहा है, वहाँ पर कवि पहुँच पा रही है। कवि क कवि यहाँ पे क्यों दिया है? वहां पहुंचे कवि। तो एक चीज मान के चलिए कि रवि यहाँ पे क्या हो जाएंगे? सूर्य हो जाएंगे। मैं लिखती हूँ जैसे सूर्य हो गए, ठीक है। तो इनका यही मतलब है कि जहां तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है, वहां तक कवि है अपनी जो कल्पना है, ठीक है, उनकी गहराइयों से, अपनी सोच समझ से, लगन से वो वहां तक पहुंच जाते हैं। यानी अगर मानव का मस्तिष्क है, वहां तक सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती, लेकिन कवि पहुंच जाता है। सो इसी चीज को हमें भाव विस्तार करके 100 शब्दों में लिखना है। आई होप आप इस कथन का भाव है वो समझ गए होंगे। अब आप अच्छे से इसकी आंसर राइटिंग करेंगे। इसको कल वाले टेस्ट में अच्छे से इसकी चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। तो चलिए अब चलते हैं। इस क्लास में इतना ही। आपको अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।